फॉर्मूला दर्पण सूत्र। ठीक है, तो अपन ने इससे पहले पढ़ लिया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी। आज अपन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड उनके लिए अपन एक फॉर्मूला निकालेंगे दर्पण सूत्र। और ये जो टॉपिक है ये खुद कई बार 2 नंबर में पूछा जा चुका है। तो देखो, सबसे पहले दर्पण सूत्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा डायग्राम बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं आज कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये अपने पास हो गया कॉनकेव मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशित ध्रुव ऑप्टिकल पोल, यहाँ पे कहीं पर फोकस आ जाएगा। यहाँ पहले मैं नाम लिख देता हूँ कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा जिससे एक रे ऑफ लाइट क्या हुई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर, और कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। तो ये बन गया अपना फोकस। दूसरी हम क्या करेंगे, सीधी सीधी फोकस से निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पे बन जाएगी अपनी इमेज ए डैश बी डैश। ये हो गया ए बी, ये हो गई सी। ठीक है, तो जैसे कि 2-3 चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब और दर्पण के बीच की दूरी कहलाती है यू, इसे नोट करते हैं यू से। जबकि प्रतिबिंब यानी कि इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस को डिनोट करते हैं वी से। ये हो जाएगी अपने पास एफ और ये हो जाएगी अपने पास आर। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे हमें क्या करना है कि हमें निकालना है मिरर फॉर्मूला। एक्चुअली मिरर फॉर्मूला क्या काम आता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है और फोकल डिस्टेंस है, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। मतलब हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u कोमा इमेज डिस्टेंस यानी कि v एंड फोकस डिस्टेंस यानी कि f। ठीक है, तो जो दर्पण सूत्र है मिरर फॉर्मूला वो क्या बताता है, बिंब दूरी यानी कि u, प्रतिबिंब दूरी यानी कि v और फोकस दूरी यानी कि f में संबंध। ठीक है, मेन इसका काम क्या है, यही है, इन दोनों में संबंध बताने का, इन तीनों राशियों में आपस में संबंध। अब संबंध बताने के लिए हमें पहले वो चीज़ चाहिए जहाँ पर ये राशियाँ आती हो, ये क्वांटिटीज ये काम में आती है। तो देखो आपके पास ये रही यू, यहाँ से लेके यहाँ तक बी ओ, यू हो जाएगी, बी डैश ओ क्या हो जाएगा वी, और ओ एफ क्या हो जाएगा स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है। आपके मैथ्स में एक चैप्टर चलता है सिमेट्री, जिसे हम बोल सकते हैं समरूपता। अब मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि सिमेट्री या समरूपता क्या होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे 2 ट्रायंगल आपने मिली, यहाँ पे हम सिर्फ ट्रायंगल की पढ़ेंगे और किसी की नहीं पढ़ेंगे और ना ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये 2 ट्रायंगल सिमेट्रिकल है, कैसे, समरूप है, तो क्या होगा कि इनमें कम से कम 2 कोण बराबर होंगे। ठीक है, या फिर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अनुपात। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होती है तो वो कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। इंग्लिश में हम बात करें सिमेट्री की तो या तो 2 एंगल्स इक्वल होंगे या फिर कोरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इसी को हमें यहाँ पर फॉलो करना है और ट्रायंगल्स की सिमेट्री को डिनोट करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ट्रायंगल्स की सिमेट्री को डिनोट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल लेना है ऊपर का, एक ट्रायंगल लेना है नीचे का। जैसे पहले ये दोनों ले लो, फिर ये दोनों ले लो। ठीक है, नाम हमने यहाँ लिखे हुए हैं, तो जैसे यहाँ पे और मैं नाम लिख देता हूँ पी ये क्यू। ठीक है, ताकि ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स में बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ओ एफ क्यू, ओ एफ क्यू, तो हमें क्या करना है, इनको सिमेट्रिकल करना है। तो सिमेट्रिकल की मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी। एक तो क्या था कि एंगल इक्वल कर दो कोई भी 2, और दूसरा क्या था कि कोरेस्पोंडिंग साइड रेशियो। अब कोरेस्पोंडिंग साइड रेशियो तो यहाँ हमसे हो नहीं पाएगा, तो सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। जैसे अगर ये एंगल कितना है, मान लो आप थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये कैसा है वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बी डैश था, एंगल ए एफ बी, एंगल ए एफ बी इज इक्वल टू एंगल ओ एफ क्यू बराबर थीटा। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगले एंगल की बात करते हैं। तो देखो अगला जो एंगल है, एक तो ये बन रहा है, ठीक है, जिसका आप रिलेशन बता भी सकते हो नहीं भी बता सकते हो। दूसरा बन रहा है ये वाला। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हमने वो जो रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन फोकल डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, उसी की तरह यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पे एक लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जो कि कहाँ पे आके मिलेगा, ओ डैश पर। ठीक है, यहाँ पर ओ है, तो अब ये ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ओ डैश, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ओ डैश। वैसे आप ट्रायंगल का नाम ओ डैश और अगर एंगल आप ओ भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ डैश, तो ये कैसा हो जाएगा 90 डिग्री, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा कैसा होता है, सीधा, तो 90 डिग्री। तो दो एंगल बराबर हो गए, एक तो ये वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख, और दो हो गए 90-90 के 90 डिग्री के। तो इस दूसरे को मिल गया, तो एंगल ए बी एफ, एंगल ए बी एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ डैश एफ, क्यू ओ डैश एफ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये आप अपन जब थ्योरी लिखेंगे उसमें लिख देंगे कि भाई हमने पी और क्यू से एक एक परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे डाला है जो ओ डैश पे मिलता है। ठीक है, पी और क्यू से मुख्य अक्ष पर एक क्या डाला, लंब डाला है एक जो ओ डैश पे मुख्य अक्ष को काटता है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हमने की और इनमें दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमेट्रिकल समरूप। ठीक है, तो ये हो गया ए बी एफ समरूप ट्रायंगल ओ डैश एफ क्यू। एक आपने पढ़ा होगा सर्वांसम कॉन्ग्रुएंट, वहाँ पर आता है ये वाला सिंबल। उसमें तो क्या होता है कि मिनिमम दो साइड्स और एक एंगल, ठीक है, या एक साइड दो एंगल। उसमें क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो, एक दूसरे के अपोजिट ही हो जाते हैं, मतलब सेम टू सेम हो जाते हैं, जैसा ये होगा वैसे ये। यहाँ पर हम बात करें सिमेट्री की, मतलब एक जैसे कि ये ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, तो मतलब इनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इनको सिमेट्रिकल बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल होने के लिए दो कंडीशन, या तो दो एंगल बराबर हो या फिर कोरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो, संगत भुजाओं का अनुपात। तो हमने यह ट्रायंगल यहाँ पर एंगल यानी कि कोणों को काम में लिया और इनको क्या कर दिया, सिमेट्रिकल समरूप कर दिया। अब जब ये समरूप हो गए तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, कौन सा वाला, संगत भुजाओं का अनुपात या कोरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का। ठीक है, तो अब देखो कोरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो या संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकालना है। जैसे हमने पहले कौन सा कोण काम में लिया था, थीटा, तो पहले हमने ऊपर वाला ट्रायंगल काम में लिया, तो साइड भी ऊपर वाले के लिख लेंगे। थीटा के सामने कौन सी साइड आती है, ए बी, थीटा के सामने कौन सी भुजा आती है, ए बी, नीचे वाले में कौन सी आती है, क्यू ओ डैश। ठीक है, अब बराबर दूसरा एंगल हमने लिया 90। ठीक है, तो 90 के सामने वाली जो भुजा है तो हमारे किसी काम की है नहीं, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। तो ये वाली जो बेस है, 90 का जो बेस है, वो ऊपर वाले ट्रायंगल में तो कितना है, बी एफ, और नीचे वाले ट्रायंगल में कितना है, ओ डैश एफ। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन लॉ में कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन की बात क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन समांतर है, पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल। इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल, यानी कि जितना क्यू ओ डैश है उतना ही ए डैश बी डैश होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बिकॉज, जैसे इस लाइन को हम नाम दे देते हैं ओ बी इज पैरेलल टू क्यू ए डैश, क्यू ए डैश, सो क्यू ओ डैश बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो अपने पास रेशियो क्या बन गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ओ डैश एफ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमने इन दो ट्रायंगल्स को सिमेट्रिकल प्रूफ कर दिया। अब ऐसा कैसे इन दो ट्रायंगल्स के साथ करेंगे, तो आओ करते हैं।
तो अब अपन बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं पहले, जैसे पहले ऊपर वाला लिया था तो अभी ऊपर वाला लेंगे, पी ओ डैश एफ, पी ओ डैश एफ एन। दूसरा ट्रायंगल नीचे वाला ले लेंगे, कौन सा हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो वही चीज़ सिमेट्रिकल प्रूव करना है। तो सिमेट्रिकल प्रूव करने के लिए जैसे ये एंगल हो गया अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फा, वर्टिकल अपोजिट या शीर्षक विकोण। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पी एफ ओ डैश, पी एफ ओ डैश इज इक्वल टू ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू थीटा। और ये रीजन हो गया वर्टिकल अपोजिट, या हम इसे लिख सकते हैं शीर्षक विकोण, ठीक है। दूसरे एंगल की बात करें तो जैसे ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे था तो इमेज भी किस पे होगा 90 डिग्री, और ये हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो दूसरा एंगल हो गया पी ओ डैश एफ इज इक्वल टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू 90 डिग्री। तो वापस हमने दो एंगल्स को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। तो दोनों ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सिमेट्रिकल समरूप हो जाएंगे। तो ट्रायंगल पी ओ डैश एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। और क्योंकि ये समरूप है, सिमेट्रिकल है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जैसा पहले किया था, जैसे अल्फा के सामने कौन है, पी ओ डैश, और यहाँ कौन है अल्फा के सामने, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 90 का बेस कौन है ऊपर, ओ डैश एफ, या नीचे कौन है, बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब देखो वापस जो हमने नीचे किया था, पैरेलल लाइन समांतर बुझाए, वैसे ऊपर भी ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है, पैरेलल। तो डिस्टेंस दोनों लाइन की, जैसे यहाँ पर पी ओ डैश कह लो या ए बी कह लो, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज ए पी, ये ऊपर वाली, इज पैरेलल टू बी ओ डैश, इसलिए सो अपने पास क्या हो जाएगा, पी ओ डैश इज इक्वल टू ए बी, पी ओ डैश इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी अपॉन ए डैश, बी डैश इज इक्वल टू ओ डैश एफ अपॉन बी डैश एफ, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और इससे पहले जो निकाली थी इक्वेशन नंबर 1 वो मैंने इधर लिखी है। दोनों में देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यानी कि एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस और आर एच एस भी क्या जाएंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो बराबर है उसे लिखेंगे नहीं, जो नहीं है उनको वापस में बराबर लिख देंगे। यहाँ देखो क्या आ गया, बी एफ अपॉन ओ डैश एफ इज इक्वल टू ओ डैश एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र है वो किस किस में रिलेशन बताएगा, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल डिस्टेंस, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों में बताया। तो देखो बी एफ यानी कि फोकस बिंदु से लेकर बिंब तक की दूरी, ओ डैश एफ यानी कि लगभग फोकस दूरी, ओ डैश एफ वापस आ गया, बी डैश एफ की बात करते हैं तो फोकस बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी, ये सब है। अब यहाँ पर दिक्कत कौन दे रहा है, ओ डैश, ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल डिस्टेंस, वक्रता त्रिज्या और फोकल दूरी में संबंध, उसमें मैंने आपको बताया था कि ओ डैश जो हम लंब डालते हैं, अगर इसकी वक्रता को कम कर दिया जाए, कर्वेचर को कम कर दिया जाए, तो ये जो ओ डैश होगा वो कहाँ चला जाएगा, ओ पे। तो वही लाइन हम यहाँ पे काम में लेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि लाइन याद रखनी। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हटा देता हूँ क्योंकि अपना काम हो गया। अब देखो इधर, तो देखो इफ द कर्वेचर ऑफ मिरर इज वेरी लो, then O dash can overlap on O। यदि दर्पण की वक्रता अत्यंत कम हो,
तो ओ डैश ओ पर अध्यारोपित हो जाएगा। अब जब ओ डैश ओ पर अध्यारोपित हो गया तो जहां हमने ओ डैश लिखा था वहां हम क्या लिख देंगे ओ। तो ये हमारे पास बन गया, देखो बी एफ अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। अब इसको हम ले सकते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब लगभग हमने इसको सोल्व कर लिया मिरर फॉर्मूला को, बस थोड़ा सा बचा है। तो देखो आगे क्या करना है हमें। तो अब देखो हमने ये निकाल लिया रेशियो। अब हमने एक टॉपिक और पढ़ा था, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। उसमें हमने पढ़ा था कि सिंबल कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, या किसको यू बोलते हैं, किसको वी बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं पी एफ की। तो मैं आपको यहाँ एक सिंपल लाइन बना के समझा देता हूँ। जैसे ये जो लाइन है इसको आप मानो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, सीधी बना देते हैं, चिंता नहीं। ये पॉइंट हो गया ओ, ऑप्टिकल कोण। ये पॉइंट हो गया एफ। इसके बाद अपने पास आ जाता है बी डैश, और उसके बाद आ जाता है सी, जो कि फिलहाल यहाँ काम आएगा नहीं, और फिर आ जाता है बी। ठीक है, तो ये मैंने ये जो लाइन थी डायग्राम वाली, ये यहाँ बना दी आपके लिए। और जो लाइट का फ्लो है वो इस तरफ है, तो इसका मतलब हम नाप रहे हैं इस तरफ, तो सारी डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। भाई लाइट इधर जा रही है उस तरफ, हम जा रहे हैं इस तरफ, तो ये सारी डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखते जाओ, हम एक एक का वैल्यू रखेंगे। जैसे बी एफ की बात करें तो बी और एफ यानी कि ऑब्जेक्ट और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी, बिंदु और फोकस बिंदु के बीच की दूरी। अब इसके लिए तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं आज तक। हमने क्या पढ़ा है, बिंब की दर्पण से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर यानी कि यू, और पढ़ी हमने ओ एफ। तो देखो अपने पास क्या है, ओ बी है, ओ एफ है। अगर बी एफ और एफ ओ को या ओ एफ को जोड़ा जाए तो पूरी कौन बन जाएगी, बी ओ। तो इस पूरी बी ओ में से अगर मैं एफ ओ को निकाल दूं तो कौन बचेगा, बी एफ बचेगी। तो ये हो गया ओ बी माइनस ओ एफ बराबर बी एफ। अब देखो ओ बी क्या है, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो भी कैसी, माइनस में, क्योंकि इस तरफ है माइनस ये वाला। ओ एफ कौन है, फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस, और वो भी कैसी, माइनस में। तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये क्या रह जाएगा, माइनस का। तो अपने पास बी एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ माइनस यू। आगे बढ़ते हैं, ओ एफ की बात करते हैं। तो ओ एफ तो सीधा सीधा कौन हो गया, फोकस दूरी। तो यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस का एफ, क्योंकि इस तरफ है ना। आगे देखते हैं बी डैश एफ। तो फिर देखो बी डैश एफ यानी कि इमेज और फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, प्रतिबिंब और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, जो कि हमें पता ही नहीं क्या होती है। हमने क्या पढ़ी है, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस और फोकल डिस्टेंस। तो देखो बी डैश ओ या ओ बी डैश जिसे हम बोल रहे हैं, ये पूरी है। उसमें से अगर ओ एफ हटा दोगे तो कौन बन जाएगा, बी डैश एफ। तो मैं क्या लिखता हूँ, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। ओ बी डैश यानी कि इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी, जो कि कितनी होगी, v, और इस तरफ है इसलिए कैसी हो जाएगी, माइनस का v। अब इस फॉर्मूले का माइनस, ओ एफ कौन है, फोकस डिस्टेंस, जो कि इस तरफ होने की वजह से वापस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अपने पास बी डैश एफ कितना आ गया, एफ माइनस v। अब देखो हमें जो जो वैल्यूज चाहिए थी, जैसे बी एफ चाहिए थी, आ गई एफ माइनस v। ओ एफ चाहिए दो बार, तो आ गई माइनस का एफ। और अगला चाहिए था बी डैश है, तो वो आ गया एफ माइनस वी। इस पूरे को आप एक साथ ही दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इस 4 के वैल्यू उठा के कहाँ पुट करना है हमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, जैसे सबसे पहले क्या है बी एफ, तो बी एफ की जगह क्या लिख देंगे, एफ माइनस यू अपॉन ओ एफ यानी कि माइनस का एफ। अगला कौन है हमारे पास, बराबर ओ एफ, तो वापस कौन आ जाएगा, माइनस का एफ अपॉन कौन है, बी डैश एफ।
तो बी डैश एफ की जगह क्या लिख देंगे, एफ माइनस बी। ठीक है, अभी ये सॉल्व हुआ नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आया नहीं है। अब ये एफ से एफ नहीं काटोगे आप, क्योंकि ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ से एफ कब कटता है, जब ये वाला एफ इस तरफ होता और ये वाला नहीं देता, तब ये करता है। पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, सीधा ऊपर। अगर एफ से एफ काटना होता तो इस एफ को या तो यहाँ होना पड़ता या इस वाले को यहाँ आना पड़ता, अदरवाइज नहीं कटेंगे। तो ऐसी मूर्खता ना करें। अब देखो ऑलमोस्ट हमने कर दिया सॉल्व। मैंने डायग्राम इसलिए नहीं मिटाया ताकि आप समझ सके कि पॉइंट कहाँ से लिए जा रहे हैं, क्या रेफरेंस है। तो अब देखते हैं अपन आगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमय। वज्र गुणन, जैसे हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो एफ माइनस यू तो पहले से था, अब कौन आ जाएगा मल्टीप्लाई, एफ माइनस वी। इधर क्या था, माइनस का एफ, और कौन चला जाएगा, माइनस का एफ। तो माइनस एफ क्या हो गया, प्लस का एफ स्क्वायर। और इसको देखो, जब भी तो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, ब्रैकेट के हर डिजिट को दूसरे ब्रैकेट के हर डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपने पास है, एफ को एफ से किया एफ स्क्वायर, एफ को वी से नहीं माइनस वी से, किससे, माइनस वी से, तो माइनस का वी है। ऐसे यू को नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, माइनस यू को, तो क्या आ जाएगा माइनस का यू है। और ये माइनस माइनस प्लस का यू वी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक है, अब जो नेगेटिव है उनको इधर कर लो और इस एफ को इधर ले आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ ही एफ स्क्वायर है ना, तो या तो जुड़ जाएंगे या कट जाएंगे। तो एफ स्क्वायर पहले से था, इसको लेके आए माइनस का एफ स्क्वायर, इन दोनों माइनस को उधर भेजेंगे, इधर कौन रह जाएगा, यू वी बराबर वी एफ प्लस यू एफ, ये इधर चले गए। ठीक है, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था, तो अपने पास क्या बच गया, यू वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस यू एफ। ठीक है, अब ये जो है लाइन या ये जो इक्वेशन, ये रिलेशन तो बताता है फोकल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पर, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी में, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि आप इसको अच्छे से याद भी नहीं कर सकते, यू वी वी एफ यू। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं जैसे इक्वेशन नंबर 5। तो हम करेंगे इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाई यू वी एफ, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, तीनों से एक साथ क्या दे दो, पूरी इक्वेशन को भाग दे दो। तो अपने पास देखो क्या बचता है, तो अपने पास जैसे यहाँ पे क्या था, यू वी, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, यू वी एफ से, तो नीचे आ जाएगा यू वी एफ इक्वल, इधर कितना वी एफ, तो इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे, यू वी एफ, क्योंकि पूरी इक्वेशन को करें ना तो हर एक टर्म होगा उसका, प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। ठीक है, इसको किससे डिवाइड कर दिया, यू वी एफ से, वे। तो देखो यू वी से यू वी कैंसिल आउट, वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट, यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट, क्या क्या बच गया, यहाँ तो बचा 1 एफ, यहाँ बच गया 1 यू, प्लस यहाँ बच गया 1 वी, और इसी को क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया आपके पास दर्पण सूत्र कंप्लीट। इसी पे बेस्ड हमारे पास या तो ये पूरा टॉपिक आता है, कई बार 2 नंबर में, 3 नंबर में, या फिर 1 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है जो इस फॉर्मूला से सोल्व होता है, जो अपन अगली वीडियो में आपको करके भी बता देंगे। ये आपके रिफ्रैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का अगला जो पॉइंट है वो है रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। तो आपके ऑलमोस्ट आधा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जो एग्जाम्पल्स हैं बुक के वो आप करें, अगर कोई डाउट है तो पूछ लें कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।